आज हम जब 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करने आए थे तो मेरे समय मैं यहाँ के ऊपर जब बैठा सबको सुन रहा था तो एक पूरा चित्र मेरे दिमाग में चल रहा था। वो चित्र था 2014 का इलेक्शन। शायद मेरे जीवन का वो सबसे ही स्मरणीय चुनाव रहेगा। वो माहौल जो आज भी याद आता है तो सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जिस प्रकार का एक माहौल था, जिस प्रकार का एक वातावरण था, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में, अपनी कन्नौज की लोकसभा में एक लोगों में जुनून था। जब मैं गाड़ी से जाता था तो उस गाड़ी को देखते हुए, उस गाड़ी में उस समय के ऊपर एक नरेंद्र मोदी जी का उस समय गीत बना हुआ था, वो गीत चला करता था। उस गीत को सुनकर दौड़ते हुए दूर से खेतों में काम करने वाले लोग उस भीड़ में आ जाते थे और गाड़ी को आके घेर लेते थे। ये जुनून था, लोगों के अंदर जुनून था। लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं थे, केवल मोदी जानते थे। मोदी का चुनाव चिन्ह क्या है लोग जानते नहीं थे, केवल मोदी को जानते थे। वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे। मोदी का चुनाव निशान का हमें मालूम नहीं। एक इस प्रकार का जुनून था लोगों के मन में। वो जुनून क्यों था कि एक विश्वास था कि यही आदमी आकर इस देश के लिए कुछ कर सकता है। और जिस प्रकार की स्थितियां थी, मैं तो कई बार इसको बोलता था और मैंने लिखा भी था कि आज जिस प्रकार का वातावरण देश में है वह देख के लगता ही नहीं है कि यह देश, और खासकर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह देश जैसे देश हिंदुओं का देश है। इस प्रकार की स्थितियां 2014 से पहले हुआ करती। वही सब कारण थे। हमारे मंदिरों के ऊपर हमले होते थे, आतंकवादी हमले आम बात थे। इस प्रकार की स्थिति थी कि लगता था हिंदू इस देश में भी पाकिस्तान के जैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनकर ही रह गया है। ऐसे समय के ऊपर वो इतिहास की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा, जब आज से 100 साल 200 साल बाद जब हमारे इतिहास को पढ़ा जाएगा तो उसमें शब्द जरूर आएगा। हम लोग तो उस समय जीवन में होंगे ही नहीं, लेकिन उस समय पर रहे न हमारी आने वाली पीढ़ियां उस समय पर पढ़ेंगी कि 7 मई सन 2014 इस देश का वो ऐतिहासिक दिन था जब एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, जो कभी स्टेशन के ऊपर चाय बेचने का काम करता था, जिसकी मां पास पड़ोस के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी, जिसने गरीबी को नजदीक से देखा ही नहीं है बल्कि गरीबी से संघर्ष करते हुए आकर अपने देश की संस्कृति के आधार के ऊपर, और जब इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इस देश में एक इतिहास लिखा गया। और वह दिन केवल सत्ता परिवर्तन का दिन नहीं था। मैं तो सदैव इस बात को कहता हूं कि सन 2014 में इस देश के भीतर केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ था। सत्ता का परिवर्तन तो पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार पहली बार इस देश के भीतर व्यवस्था का परिवर्तन हुआ था, जब देश का प्रधानमंत्री कभी सांसद नहीं रहा और जो पहली बार केवल प्रधानमंत्री बनकर जब संसद के भीतर पहुंचा तो किस प्रकार से उस संसद की इस पहली सीढ़ी चढ़ने से पूर्व साष्टांग दंडवत करके वहां के ऊपर प्रणाम किया। उन्होंने देश को बताया कि यह लोकसभा, यह जो हमारी संसद है, यह संसद कोई मामूली संसद नहीं है बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और इससे पूर्व बताओ किसी ने कभी देखा था कि कोई देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से वहां को ऊपर श्रद्धा के साथ में नमन करते हुए इस प्रकार से उसके अंदर गया हो? आखिर कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, उससे पहले तो वह संसद केवल लूट का अड्डा मानी जाती थी। वह संसद केवल एक व्यापारिक केंद्र माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह देश को बताने का काम किया कि यह व्यापार का अड्डा नहीं है, यह लोक कल्याण का रास्ता है और यहां से लोक कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि यह 9 साल सेवा, सुशासन और यह 9 साल गरीब कल्याण को लेकर समर्पित रहे। और जिस प्रकार से आधुनिकता के साथ में, चाहे हर ओर बात बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं हर क्षेत्र में आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद ही देख रहे होंगे
आज जिस प्रकार से रोडों का नेटवर्क पूरे देश में बना हुआ है, देश में बिछा हुआ है, आज जिस प्रकार से इस देश में कितनी बड़ी तादाद में हवाई अड्डे बन गए हैं, आज इस देश में कितनी तेजी के साथ में रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है। आजादी के बाद जितना रेलवे नेटवर्क 75-70 साल में 65 साल में नहीं बना, उससे भी अधिक बनाने का काम हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। और जिस प्रकार से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, जो पूर्वोत्तर के राज्य जहां के ऊपर रहने वाले लोग अपने को भारत से कटा हुआ मानते थे, अपने से अपना भारत का हिस्सा ही नहीं मानते थे, ऐसे लोगों के वहां तक उन्होंने रेलवे का ट्रैक बिछाने का काम किया है। और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं, जहां के ऊपर सेना को रसद से लेकर तमाम चीजें सुविधा के अनुसार पहुंचाई जा सके, रोडें भी बनी है और रेलवे का नेटवर्क भी बिछाने का काम किया है। और यही नहीं, इस देश के ज्यादातर जो आकांक्षी जिले उनको चिन्हित करके कि इस देश में हमारे बहुत से जनपद जहां को पिछड़ गए हैं और जो विकास के क्रम में पीछे छूट गए हैं, वहां तक भी विकास कैसे पहुंचे, तो प्राथमिकता के आधार पर पहले आकांक्षी जनपद छाटे गए, आकांक्षी जनपदों में भी फिर आकांक्षी ब्लॉक छाटे गए और उनके सब में एक अलग से योजना तैयार कराकर उनमें काम कराने का काम हुआ। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से, मैं तो इस बात को अपनी भाषा में ही बोलता हूं और आप भी बताइए, इस देश में हमने आजादी के बाद से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हुए हैं। हमने इतने प्रधानमंत्रियों में मैंने इंदिरा जी से लेकर और मोदी जी तक सभी को देखा है। यहाँ के ऊपर बैठे हुए काफी सारे बुजुर्ग लोग हैं, आपने इससे पूर्व में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी देखा होगा। मैंने नेहरू जी से लेकर, पहले प्रधानमंत्री से लेकर और आज तक सबको ही आपने देखा। तो आप बताइए, कभी कोई प्रधानमंत्री के बारे में बता सकते हो मोदी जी को छोड़कर, मनमोहन सिंह तक, कि कोई भी प्रधानमंत्री की कोई भी योजना आपके गांव गली मोहल्ले में आई हो? आप बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हम लोग बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते हैं, बड़े गर्व के साथ, तेरे गांव मोहल्ला छोड़ दो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई योजना ना पहुंची हो। आखिर कारण क्या है? किसी को पक्का मकान मिल गया होगा तो किसी के दरवाजे पर शौचालय आ गया होगा, किसी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया होगा तो किसी के घर में बिजली का कनेक्शन हो गया होगा, किसी को आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपया सालाना इलाज की व्यवस्था हो गई होगी, तो किसी को यदि कुछ भी नहीं मिला होगा तो 6,000 रुपए सम्मान निधि तो जरूर ही मिल गई होगी, जरूर ही मिल गई होगी। कोई ऐसा मित्रों क्षेत्र नहीं है। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते खुलाने की बात कही है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब जनधन खाते देश के भीतर खोले गए और उनके आंकड़े जो आज हम सबको बताए जाते हैं, तो उनके आंकड़े जब बताए जाते हैं तो मित्रों सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से 44 करोड़ जनधन खाते खोले गए। 44 करोड़ मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं क्या? 44 करोड़ लोग माने हमारे देश में बैंकों से ही नहीं जुड़े थे, माने देश की बैंक माने देश की अर्थव्यवस्था से ही नहीं जुड़े थे। अब जब देश की अर्थव्यवस्था से ही नहीं जुड़े होंगे तो कैसे इनका विकास होगा, कैसे इनका आर्थिक विकास होगा? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल थी कि देश के 44 करोड़ से अधिक लोगों ने जीरो बैलेंस के खाते के ऊपर उनको देश में पहली बार इस देश में खातों से जोड़ने का काम किया। और जब देश में हर व्यक्ति को जब खाता इस प्रकार से मिल गया तो आज उसका सीधा लाभ दिखाई पड़ता है कि आज भ्रष्टाचार वही तो है, ये वही तो देश है जिसमें कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं नीचे तक मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है। यदि प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी, या तो यह आपकी बेबसी थी कि आप भ्रष्टाचार को रोक सकते नहीं थे, और या फिर आप रोकना चाहते नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही इसकी योजना को इस प्रकार से बना दिया कि आज प्रधानमंत्री शान से कहते हैं कि हम ऊपर से जितना भी भेजते हैं उतना सीधा नीचे खाते तक जाता है, बिचौलिया देखता रह जाता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन मित्रों इस देश के भीतर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते भी हैं, यदि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाएगा तो कभी इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। और इस देश से यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें तकनीक का उपयोग करना ही होगा। और यही कारण है मित्रों, आपने देखा होगा सन 2016 और जब 2016 जो रात के 8 बजे जो प्रधानमंत्री जी जो आए टीवी के ऊपर और उन्होंने कहा कि इस देश में 1000 और 500 के नोट
लीगल टेंडर नहीं रहे, न जाने कितने कारोबारियों की, काले कारोबारियों की, न जाने कितने नेता जो अपने घरों में गोदाम में केवल नोट रखने के लिए बनाते थे। इस देश के न जाने कितने माफिया जिनके घरों में नोटों के अंबार लगे हुए थे, उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, रातों की नींद उड़ गई थी। और आपने देखा होगा कि कितना पैसा भारी तादाद में जनधन खातों में भी चला गया, न जाने कितनों का ही देश के भीतर भला हुआ। और मित्रों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज जिस देश के भीतर जो आतंकवाद की गतिविधियों में जो कमी आई है, आज जो पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई है, उसका यदि सबसे बड़ा कोई कारण है तो भारत की यह नोटबंदी है। मित्रों, यह भारत की नोटबंदी है, उसका कारण था। मुझे मालूम है आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते, तो आपको सूचना की दृष्टि से बताता हूं कि हमारे देश में ये 2016 तक हमारे देश में जो कागज, जो स्याही, जो नोट छापने के लिए आता था, वो स्वीडन से हमारा भी आता था और पाकिस्तान का भी आता था। एक ही कंपनी से आता था। वो पाकिस्तान कागज, जो स्याही स्वीडन से अपने लिए मंगाता था और नोट हमारे लिए छापा करता था। उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी और भारत में आतंकवाद भी फैलाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया और उसके बाद आपने फिर देख लिया, अभी भी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि उन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए। अब 2000 के नोट बंद कर दिए, उस पर तमाम बहस कर छेड़ी गई, लेकिन बहस होने का कोई मतलब ही नहीं। आपने बताओ, किसी ने बैंकों में लाइन देखी क्या? बैंकों में लाइन है या नहीं? कारण क्या है? ये 2000 के नोट, ये 2000 के नोट जो गायब हुए हैं, अब वो नोट धीरे धीरे पहुंचेंगे और देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और भ्रष्टाचारियों को एक और भी चोट मारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और मोदी जी ने यही नहीं, आपने देखा होगा कि सन 2014 से पहले जिसको सरकार बनती थी तो उसको तो मानो लूट का लाइसेंस ही मिल जाता था। परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, चेले, चमचे मिलकर सब लूटने में जुट जाते थे, सब लूटने में जुट जाते थे। कोई महल बनाता था, कोई कोठी खड़ी करता था। घर में यदि एक मुख्यमंत्री बन जाए तो साहब कहना ही क्या है, अरे दूर कहीं ना जाओ, हमारे पड़ोस के सैफई में चले जाओ, देख आओ जाके, घर का कोई शख्स नहीं होगा जिसका 150-200 करोड़ का बंगला कोठी न खड़ी हो। मित्रों, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति को बदल दिया। उन्होंने कहा कि न तो मैं खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा। आज उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि इस देश में सन 2004 से 2014 तक चलने वाली सरकार, जिसने इस देश के भीतर 12.5 लाख करोड़ से उससे भी अधिक लूट की थी, वह यूपीए की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी, और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का भी उसको समर्थन था, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी उसको समर्थन था। इन सब ने मिलकर यह 12.5 लाख करोड़ की लूट की थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला और न जाने कौन कौन से घोटाले। और ये पैसा कहां गया था? जो पैसा देश के विकास के लिए जाना चाहिए था, गरीब के कल्याण के लिए जाना चाहिए था, वह पैसा इन नेताओं की जेबों में गया था, इन नेताओं की जेबों में गया था। और इसका परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वही लूट रोक दी और जब वो लूट रुक गई तो मोदी का मकान नहीं बना, योगी का मकान नहीं बना और गांव में गरीब का मकान बना। यह कारण केवल यही है मित्रों, यह कारण केवल यही है। इसलिए बंधुओं, एक नहीं अनेकों मुद्दों के ऊपर अभी हमारे मुख्य अतिथि बताएंगे, तो इसलिए मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, चाहे हमारा राम मंदिर हो, चाहे हमारा और भी कोई हो। लेकिन मित्रों, आज चूंकि यहाँ के ऊपर प्रबुद्ध जनों का यहाँ के ऊपर बुलाया गया है, तो यह प्रबुद्ध जन, मैंने आचार्य चाणक्य कहा करते थे, इस राष्ट्र को दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने गंदा आदमी तो पैदा ही गंदगी करने के लिए हुआ है, वो तो गंदगी करेगा, पूरा जीवन गंदगी करेगा, लेकिन सफाई में कौन जुटेगा? यह देश हमारा है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, न एक जाति का देश है, न एक संप्रदाय का देश है। ये तो हमारा आपका सबका देश है। हम सबको मिलकर जुटकर इसके निर्माण के लिए लगना होगा, आने वाली पीढ़ियों के इंतजाम के लिए लगना होगा, आने वाली पीढ़ियों के इंतजाम के लिए लगना होगा। इसलिए बंधुओं, आपने देखा कैसे कि 1947 से पहले इस देश के भीतर राजतंत्र था, और जब राजतंत्र था तो इस देश में सरकारें लाठी, उस समय तलवार और तोपों से बनाई जाती थी, तलवारों से बनाई जाती थी, बंदूकों से बनाई जाती थी। लेकिन 1947 के बाद इस देश को लोकतंत्र आया। लोकतंत्र माने जनता का शासन, जनता जिसको चाहती है चुनती है, वो वोट का अधिकार जनता को मिला। और जो 1947 से पहले तलवार और तोपों से जो सरकारें बनती थी, वह सरकार वोटों से बनने लगी। इसलिए मित्रों, अब वोट से सरकार बनती है। तो आज यहाँ के ऊपर लड़ाई तलवार से नहीं होती है,
लड़ाई तमंचों से नहीं होती है, यहाँ लड़ाई विमर्श से होती है। यह विमर्श आज सोशल मीडिया का युग है। आज हर आदमी के पास में इंफॉर्मेशन है, हर आदमी के पास में अमेरिका में क्या घटा 1 मिनट के बाद में लोगों तक पहुंच जाता है। वह बहुत अधिक समय इससे ज्यादा लगता भी नहीं है। मित्रों, पहले तो स्थितियां अलग थी। कश्मीर में क्या हमारे साथ हो रहा है हम कन्नौज वालों को पता ही नहीं था। क्या केरला में हमारे साथ हो रहा है हम कन्नौज वालों को पता ही नहीं था। कहां लव जिहाद हो रहा है हम कन्नौज वालों को पता ही नहीं था। पाकिस्तान की हमारी 27% आबादी इन 75 सालों में केवल 1.5% रह गई, सबको वहां पर समाप्त कर दिया, हमको पता ही नहीं था। किस प्रकार से हमारे वहां रहने वाले हिंदुओं के ऊपर क्या अत्याचार हुए हैं। मित्रों, मैं अभी उस दिन आज तक के ऊपर एक स्टोरी पढ़ रहा था। एक 14 साल की लड़की को जबरदस्ती, हिंदू की लड़की को जबरदस्ती उठाकर एक 70 साल के बुढ़े के साथ में ब्याह दिया गया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। आप सोचो, कल्पना करो क्या हो रहा है। मैंने जिस देश में हमारी बेटी की शादी यदि हिंदू परिवार में होगी, उससे बच्चे हिंदू के ही पैदा होंगे। और यदि उसकी शादी यदि दूसरे संप्रदाय में कर दी जाएगी तो उससे बच्चे दूसरे संप्रदाय के होंगे। हमारे बच्चे होंगे नहीं, उनके बच्चे होंगे। यह सब चल रहा था पाकिस्तान के भीतर। तो बल का प्रयोग किया, उनकी ताकत थी, उनकी सरकार थी, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर छल का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा लव जिहाद की जो घटना है, जो कश्मीर से लेकर जो केरल तक, मित्रों जिस प्रकार से भी केरला स्टोरी आई है, जिन्होंने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखिए जाके, आप आंसुओं से रो दोगे। और इससे पहले जो कश्मीर फाइल्स आई थी, मित्रों जिसने नहीं देखी होगी तो देखना जाके, यदि देखी होगी तो क्या हमारे साथ हो रहा है वो देख के आंसुओं से रो दोगे। और यही हमारा कल हो सकता है यदि हम सब चेते नहीं, हम सब अगर हम लोगों ने इसके लिए सोचा नहीं, हम लोगों ने इसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किए। क्योंकि पूरी दुनिया और दुनिया के साथ में जुड़ा हुआ हमारा देश का वह विपक्ष जो सत्ता का लोलुप है, जो केवल सत्ता हासिल करने के लिए जो मोदी को बदनाम करने में जुटा हुआ है, वो मित्रों वो तो उसी ओर बढ़ रहा है। या तेरी जाति, या मेरी जाति, या छोटी जाति, या बड़ी जाति, या ऊंची जाति, या नीची जाति, या गरीब जाति, या पिछड़ी जाति, मित्रों यह बांटने में जुटा हुआ है। किस प्रकार के हालात हैं, किस प्रकार की स्थितियां हैं। यह चाहते हैं कि हिंदू जातियों में बढ़ जाए लेकिन मुसलमान एकजुट बना रहे। यह सब बात को लेकर मित्रों किस प्रकार से विमर्श छेड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा था, अभी हमारे दिनेश जी जब बोल रहे थे तो मैंने हमारा देश का विपक्ष का नेता और राहुल गांधी वो अमेरिका में जाकर कहता है कि इस देश में दलितों के ऊपर, इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अरे अत्याचार हो रहे हैं तो कर कौन रहा है अत्याचार? इसका मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब है इस देश के अगले और इस देश के पिछड़े मिलकर दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इस देश के अगले पिछड़े मिलकर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यदि अत्याचार हो रहा होता तो क्या हमें जमीन के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता? अरे दलित भी हमारे भाई है, वैसे ही है जैसे हमारे पिछड़े हैं, जैसे हमारे अगले हैं। हम सब भाई हैं, हम सब एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। हम तो मुसलमान को भी अपने से अलग नहीं मानते, हम तो उनको भी अपना मानते हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि पाकिस्तान में जहां हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई गांव-गांव अपना चंदा देकर मस्जिद बनवा रहे थे, अपना चंदा देकर मस्जिद बनवा रहे थे। यदि हिंदुस्तान के हिंदुओं में यह सब होता तो क्या आज मुसलमान जो यहाँ के ऊपर आजादी के समय 7% जिसकी आबादी थी, वो आज 28 उसकी आबादी आज 18% से अधिक देश के भीतर नहीं होती और 20% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं होती, यदि हिंदुओं की भी वही मंशा रही होती। इसलिए मित्रों इस विमर्श को समझना होगा। वह जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर संगठन है। मित्रों वह मुस्लिम लीग जिसने हिंदुस्तान के विभाजन के समय के ऊपर, जिसने हिंदुस्तान का विभाजन ही नहीं कराया, वह जिन्ना की मुस्लिम लीग जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भी कराया, मित्रों उसको जिस प्रकार से इन्होंने सेकुलर बताने का काम किया, आखिर किस और देश को लेकर जाना चाहते हैं? एक और देश का विभाजन तैयार कराना चाहते हैं और लाखों करोड़ों हिंदुओं को फिर से मौत के मुंह में झोंक देना चाहते हैं। तो मित्रों हमको तय करना है, जब भारत में हमारे बच्चों को रहना है, या भारत के भविष्य हमें किसके हाथ में देना है? या राहुल गांधी के जैसे सत्ता लोलुपों के हाथ में देना है, या इस देश के भीतर धर्मदंड की स्थापना करने वाले, भारत की प्राचीन संस्कृति की साइंगोल की स्थापना करने वाले, हिंदू संस्कृति रीति नीति के साथ में भारत की संसद को बनाने वाले
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में रहना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहना है। इसलिए मित्रों, इस बात को याद रखते हुए तो मैं तो इस बात को कहता ही हूं कि ये मोदी है तो लेकिन एक बात और इसमें जोड़ दो, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो ही सब कुछ है। मोदी है तो योगी है, योगी है तो हम सब हैं, योगी है तो हमारा भविष्य है। इस बात को ध्यान रखते हुए मित्रों कि मोदी है तो सब कुछ है, इस बात को ध्यान रखकर हम सबको काम करना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री और पिछली बार से भी अधिक मतों से चुनकर बनाना है। मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।